ओके बेटा, आज हम टॉपिक ले रहे हैं, वो ले रहे गाउस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, या हम लोग इसको ओनली गाउस लॉ भी कंसीडर कर लेंगे तो भी चलेगा। गाउस लॉ क्या कहता है कि द टोटल फ्लक्स लिंक्ड बाय द क्लोज सरफेस, द टोटल फ्लक्स linked by the closed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed in it. The charge enclosed it. That means अगर मैं यहां कोई क्लोज सरफेस ले लूं जिसपे मैं चार्ज Q डिसाइड करूं, तो इस टोटल क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स आपका आउट होगा या जो फ्लक्स आपका लिंक करेगा उसका अमाउंट Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। दैट मीन अगर हम ये क्लोज सरफेस लें तो इस क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स आपका रिलेटिव होगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, अब ये सरफेस आपका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, आपको डिसाइड करना है इसमें कि आपको किस तरीके का सरफेस कंसीडर करना है उसमें, या क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होगा आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व आउट करोगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस गाउस लॉ की प्रूफिंग पर कि गाउस लॉ का प्रूफ कैसे करें। देखो, अगर मैं यहां कहूं कि भाई ये मेरे पास कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और अगर मैं कहूं कि भाई ये इसका सेंटर पॉइंट है, वो मान लेता हूं मैं इसे। ठीक है, और मैं यहां सपोज करो यहां मैंने एक इस पूरे क्लोज सरफेस पर मैंने पर्टिकुलर एक एरियल कंपोनेंट ले लिया। मान लेते हैं इस एरियल कंपोनेंट का डायरेक्शन ये मैंने ds वेक्टर ले लिया, और ये जो कंप्लीट एरियल वेक्टर है, ये जो आपके पास कंपोनेंट है, ये एरियल कंपोनेंट का सॉलिड एंगल अगर हम डिसाइड करें कि भाई ये इस बॉडी पर एक एंगल बना रहा है जिसका वैल्यू, जिसे हम लोग डी ओमेगा से शो कर देते हैं। बस समझ में आ रही है। और यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूँ तो ये मेरे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और यहाँ जो एंगल डिसाइड किया वो मैंने किया थीटा। अगर मैं यहाँ बात करूँ द फ्लक्स पासिंग आउट थ्रू एरिया या एरिया कंपोनेंट, अगर मैं इस एरिया वेक्टर से अगर फ्लक्स को डिसाइड करूं तो मेरे पास जो फ्लक्स का अमाउंट आएगा वो आएगा डी फाई ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जिसे मैं डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा ले सकता हूं। और मैं अगर यहां इस पॉइंट की जो मीन डिस्टेंस है ओ से अगर मैं वो r डिसाइड करूं तो इस पर्टिकुलर एरिया वेक्टर पे या एरिया पे जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट होगा वो कितना होगा, हमने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ ई हियर ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आप वैल्यू पुट करो, देन हियर डी फाई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कोस थीटा। ओके, इस के को मैं ओपन कर रहा हूं तो मेरे पास जो के का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड डी एस कोस थीटा। ठीक है, यहां आते हैं, आपके पास जो डी एस फाई का वैल्यू है वो अगर हम लिखना चाहें तो मैं लिखता हूं कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यों ले लेता हूं यहां, और यहां लिया मैंने डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो मेरे पास फ्लक्स निकला, ये निकला मेरे इस कंपोनेंट की वजह से। समझ आ रहा है भाई, जो एरियल कंपोनेंट मैंने लिया है उससे जो फ्लक्स लिंक कर रहा है उसका अमाउंट ये है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगर मुझे नेट फ्लक्स निकालना है, नेट फ्लक्स through the
क्लोज्ड सरफेस कि अगर मुझे इससे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहां मैं इंटीग्रेट करता हूं डी फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन क्यू अपॉन 4πε0 ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहां जो अमाउंट है वो फाई हो जाएगा, q 4πε0 इंटीग्रेशन ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान रखना कि जब भी अगर हम लोग गाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो जो इंटीग्रेशन आप लूज में लोगे वो लोगे क्लोज इंटीग्रेशन। ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने जो सरफेस लिया वो कैसा लिया है, क्लोज सरफेस लिया है, ओपन सरफेस आपने नहीं लिया है। तो ये वैल्यू अगर हम लोग अब यहाँ बात करें इस वैल्यू की, अब नई टर्म्स देखना, इसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें कि भाई जो इंटीग्रेशन है ds cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। अब ये बोल सकते हो कि किसी 3D ऑब्जेक्ट का जो 2D एंगल है, किसी 3D ऑब्जेक्ट का जो 2D एंगल है, डेट मीन कॉल द सॉलिड एंगल। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम का कोन होता है, तो आइसक्रीम का ऊपर वाला पोर्शन हमारा 3D हो गया, जो उसके कोन पर जो उसके जो मिड पॉइंट डाउन पॉइंट है उस पर जो एंगल बनेगा उस कंप्लीट आइसक्रीम का, वो क्या होगा, उसका सॉलिड एंगल होगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास यहाँ रहेगा 4π। तो यहाँ आपके पास जो फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, q अपॉन 4πε0 इंटू 4π। 4π से 4π कैंसिल, और आपका यहाँ फाई आ जाएगा q अपॉन ε0। एक मेथड तो ये है, एक मेथड तो आपके पास यहाँ है कि फाई इक्वल्स टू q अपॉन ε0 हमारा आ गया, और सबसे जीनियस और सबसे अच्छा मेथड है समझाने के लिए, क्योंकि बॉडी के शेप पे यहाँ कोई डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन कुछ बुक्स में गाउस लॉ को हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि इट इज द मेथड नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। वो सिंपल है, समझते हैं अपन। ठीक है, अब कंडीशन है मेथड नंबर 2 की। अगर मैं कहूं कि मैंने एक चार्ज Q डिसाइड कर दिया कि भाई कोई चार्ज Q है, तो मैं इसके सराउंडिंग में एक यूनिफॉर्म अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूं, एक सरफेस ऐसा लेना चाहूं जहां मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, तो ऑब्वियसली मुझे वो कैसा लेना पड़ेगा, सरफेस को स्फेरिकल लेना पड़ेगा। बात समझ में आई कि ये मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे इसे स्फेरिकल लेना पड़ेगा। और मैं डिसाइड कर दूं भाई इसका जो रेडियस है वो कितना है, r है। समझ में आया कि भाई मैं यहां स्फेरिकल क्लोज सरफेस ले रहा हूं। ठीक है, वही तरीका कि मुझे इस पर एक एरिया एलिमेंट लेना पड़ेगा, और उसका याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात कि जो एरियल वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर सरफेस के ऑलवेज क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। समझना से मेरा हाथ कोई एरिया है और ये मेरा वेक्टर है। अब जैसे मैं हाथ को मूव करूंगा, लेकिन ये जो वेक्टर, ये जो मेरे पास एरियल वेक्टर की डायरेक्शन है वो ऑलवेज क्या रहेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर रहने वाली है। अब यहां देखो कि भाई ये मेरे पास जो सरफेस आया, उस सरफेस का जो डायरेक्शन है वो कितना आ गया, ds वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि अगर आपने सेंटर पे लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, सरफेस के परपेंडिकुलर। भाई वीमैन, भाई मतलब क्या हो गया इसका कि थीटा का वैल्यू कितना आया, 0 डिग्री। अगर हम ये बात कहें यहां पे, द फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट कितना आ जाएगा, या एरियल कंपोनेंट बोलो, एरिया कंपोनेंट बोल दो इसको, एरिया कंपोनेंट। तो वो कितना करेगा, वो कितनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। और मुझे पास डी फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, ई ds cos थीटा। और यहां जो थीटा है उसका अमाउंट कितना है, 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहां जो मेरे पास वैल्यू है d5 कितनी आ जाएगी, ई ds cos थीटा की वैल्यू लिख देता हूं यहां पे कि भैया cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ई ds आ गया।
अगर अब यहाँ ध्यान दें हम लोग कि भाई ई का वैल्यू वही है कि भाई डिस्टेंस आर है, ये अगर पॉइंट होगा तो यहाँ सरफेस जो मैंने पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने वाले हैं, यूनिफॉर्म लेने वाले हैं। तो यहाँ जो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन हियर ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देन आपके पास डी फाई कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस। बात समझना, कि ये वैल्यू कितनी हो गई, डी फाई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड डी एस। अगर मैं यहां बोलूं द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through, net electric field passing through spherical closed surface। भाई अगर जहाँ नेट आ गया वहाँ क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। तो ये आया मेरे पास इंटीग्रेशन डी फाई इंटीग्रेशन के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी एस। ठीक है, कौन सा बताया था, क्लोज इंटीग्रेशन बताया था मैंने। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ फाई, इधर आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आपने यहाँ लिया क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब स्पेरिकल सरफेस का जो एरिया होता है वो कितना होता है, भाई कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देन फाई के को ओपन कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इट इज द 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, क्या कट गया, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, और जो फाई का वैल्यू कितना हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर प्रूफिंग ऑफ गाउस लॉ। ठीक है, दोनों तरीके से आप एग्जाम में करके आ सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक, इसी से कर लें क्या, हमारे लिए इजी हो जाएगा। चलो ठीक है।